प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक महा मैराथन क्लास लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में होम साइंस का पेपर देने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे सेशन को ईमानदारी से देख लेता है, अंत तक समझ लेता है, तो होम साइंस के पेपर में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। और साथियों, इस पूरे महा मैराथन क्लास के माध्यम से हम सभी वो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे महा मैराथन क्लास के माध्यम से हम किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। उसके बाद संपूर्ण किताब के जितने भी यहाँ पे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, पूरा समझेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से बच्चों ये भी समझेंगे कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है कि आप भी टॉपर बन करके 95% आसानी से अचीव कर सकते हो। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस कंटेंट को क्रिएट करने में मेरे को बहुत सारा दिन लग चुका है। इसलिए आज की धमाकेदार वीडियो को, जो हमारा लाइक का जो टारगेट है बच्चों, यहाँ पे 1000 लाइक का टारगेट है। कितना? 1000 लाइक का टारगेट है। और प्रत्येक बच्चा जिनको मेरा ये कंटेंट पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो कम से कम वो प्रत्येक व्यक्ति को 5 शेयर करेंगे, ठीक ना। 5 बच्चों के पास शेयर करेंगे जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। और कमेंट में एक बार अच्छा कमेंट करेंगे, जय हिंद लिख देंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पढ़ रहे होंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में बिल्कुल यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आइए बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान करना, या ये सभी। तो बच्चों, जब भी हम पारिवारिक बजट की बात करेंगे तो इसका बनाने का जो मोटो होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, पारिवारिक बजट के माध्यम से हम बचत भी करना सीख जाते हैं, उसके बाद कितना खर्च करना है ये भी समझ जाते हैं, उसके बाद हमारे परिवार में कितना इनकम हो रहा है उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, जितना क्वेश्चन बताऊंगा ना आज की इस वीडियो के माध्यम से, सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत याद भी कर लेना है और तैयार करके चले जाना है। क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे और भाई इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक ना। अब चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो भी हम सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, उसको सुरक्षित रखने का स्थान कहां पर माना जाता है, उसका प्रमुख साधन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, हम बॉक्स में तो रखेंगे नहीं, बैंक में जमा करना। तो बिल्कुल बच्चों सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम बैंक में जमा कर देंगे। इससे हमारा जो भी पूंजी होगा, सेविंग होगा, वो बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए, कहां पर डालना चाहिए आपको बताना है। कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, गली में, या पड़ोसियों के घर के सामने। तो बच्चों बताओ कि घर का कूड़ा करकट कहां पर आपको डालना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम कहां पे रखेंगे? तो कूड़ेदान में डालते हैं। कूड़ा करकट कहां रखा जाता है? कूड़ेदान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? माने इसमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जिनको हम घर की सजावट रखने के लिए या करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ये आपको बताना है। पेन,
फूल, झाड़ू या बाल। तो बच्चों घर को सजावट करने के लिए, सजावटी सामान के लिए हम फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम या 2000 ग्राम। तो बच्चों 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो यहाँ पे होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इस बात को ध्यान में रखना। और अब की बार का हमारा टारगेट है 95% स्कोर करने का। तो भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये आपको बताना है। HO यहाँ पे दिया है, HO2 दिया है, H2O2 दिया है और H2O दिया है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चा कि संचयी जमा खाता किसके लिए होता है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए? तो संचयी का जमा, ये जो खाता खोला जाता है बच्चों, ये स्कूली बच्चों के लिए खोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सजावट से पूर्व आवश्यक होता है क्या चीज करना? चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, फूल का चुनाव करना या कमरे की सफाई करना। तो जब भी बच्चे हम सजावट करेंगे या किसी भी चीज को सजाएंगे ना, तो सजाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? कमरे की सफाई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, ठीक ना, दूध या अंडा। तो क्षय रोगी को भोजन में, भोजन के तौर पे हमें मिर्च मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए, माने किस बेसिस पे करनी चाहिए आपको बताना है। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रसोई घर के फर्श की सफाई हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो भाई, क्योंकि अब की बार पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन छपने वाला है। और एक बात आप लोग मत भूलना, क्योंकि मैंने जो बात बताया ना 1000 लाइक वाला, इस लाइक को जरूर शेयर करना, ठीक ना। लाइक को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देना, क्योंकि भैया मैं आप सभी के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रात रात भर जा करके यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपका भी एक दायित्व बनता है इस वीडियो को लाइक करना और 5 बच्चों के पास शेयर करना जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन या वसा। तो बच्चों आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दाल से, अंडा से, मछली से या इन सभी तत्वों से, ठीक ना। तो प्रोटीन हमें दाल से भी मिलता है, मछली से भी मिलता है और अंडा से भी मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू कि किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या होती है? तो किसी भी भोज्य पदार्थों को हम किस में मापते हैं ये आपको बताना है। कैलोरी में, ग्राम में, औंस में या डिग्री में। तो भोज्य पदार्थों की जो ऊर्जा की जो नापने की जो पावर होती है ना, यूनिट होती है ना, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। यानी कि हम किसी भी ऊर्जा को, भोज्य पदार्थ को कैलोरी में मापते हैं। भैया इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ABC, विटामिन BC, विटामिन AD या विटामिन E के। तो बच्चों जब भी पूछेगा ना कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा ना, तो आप यहाँ पे टिक करना विटामिन B और विटामिन C। इस बात को ध्यान में रखना है। रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका हुआ। तो रोगी का जो भी भोजन होगा ना बच्चों, बिल्कुल सुपाच्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 5 जोड़ी, 10 जोड़ी,
20 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर के 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोच का लक्षण क्या है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, या ये सभी? तो बच्चों जब भी मोच हो जाएगा ना तो उसका लक्षण क्या होगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। सबसे पहले तो दर्द होगा, पीड़ा होगा, फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा और मांसपेशिया में खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? एक होती है कि दो होती है कि चार होती है कि पांच होती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या दो होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग हम कब करते हैं, किस अवस्था में करते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों बर्फ की टोपी का प्रयोग हम तीव्र ज्वर में करते हैं। तेज जब बुखार हो जाएगा ना उस कंडीशन में बर्फ की टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमेह नामक रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? ये आपको बच्चों बताना है। प्रोटीन की कमी से, या वसा की अधिकता से, या शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की वजह से, या विटामिन के अधिकांश वजह के होने के कारण, ठीक ना। तो मधुमेह नामक जो रोग होता है बच्चों, इसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं। ये शर्करा या चीनी से हो जाता है। चीनी के ज्यादा सेवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी एनीमिया, मेरेस्मस या तपेदिक? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस बात को बाबू आप लोग तैयार करके रख लेना। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना आज के सेशन में, कम से कम ये सेशन कम से कम 1 घंटा का होगा, ठीक ना। इस पूरे महा मैराथन क्लास को आप देख लो, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और 70 में 70 गारंटी के साथ लाओगे, मैं ये आपसे वादा करता हूं, ठीक ना। आज मैं खुद से वादा भी किया हूं कि जब तक मैं मैराथन को लूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 25 से 30 बार, 20 से 25 बार, 15 से 18 बार, या 5 से लेकर के 10 बार? तो एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेने की जो प्रोसेस होता है ना वो 15 से 18 बार लेता है। अगर वही नाड़ी की स्पीड पूछेगा ना तो नाड़ी का स्पीड बताना कितना बार? 72 बार धड़कता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, दम घुटने पर, या तीनों अवस्थाओं में? तो बच्चों कृत्रिम विधि से हम सांस कब दिलाते हैं? तीनों अवस्थाओं में हम दिला सकते हैं। जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर और दम घुटने पर, तीनों कंडीशन में कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, या घूमने के लिए? तो बच्चों आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता है। रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द कम होता है, सूजन घट जाती है, ठंडक पहुंचने लगता है, या ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो पुलटिस लगाने से प्याज की पुलिस बनाई जाती है। इसका हम काम कब करते हैं? दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया था कितनी बार, 72 बार, 80 बार, कि 100 बार, कि 200 बार? तो 1 मिनट में पूछेगा ना तो 72 बार लगा करके आना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? ये आपको बच्चों बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भोजन, आवास, वस्त्र, या ये सभी? तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं ये सभी हो जाएगा, क्योंकि भैया पारिवारिक बजट के अंतर्गत हम भोजन को, आवास को और वस्त्र को, तीनों को हम शामिल करते हैं, तीनों का बजट बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? ये आपको बताना है। मनोरंजन करने के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए, या भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय करने के लिए, खर्चे करने के लिए? तो बच्चों बताओ हम बचत क्यों करते हैं, सेविंग क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो हम भविष्य में आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय को कंट्रोल करने के लिए या उसको निपटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बचत आर्थिक सुरक्षा का लाभ है या साधन है? ये आपको बताना है। किसके लिए? आपको बताना है कि स्कूली बच्चों के लिए,
पड़ोसियों के लिए, या स्वयं एवं आश्रितों के लिए, या मेहमानों के लिए। तो बच्चों हम कभी भी अगर हम सेविंग की बात करते हैं ना, सेविंग करते हैं हम तो किसके लिए करते हैं? या तो खुद के लिए कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं, या अपने परिवारजनों के लिए कर सकते हैं, या हमारे ऊपर जो भी लोग डिपेंड है, आश्रित है, उनके लिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। बाबू इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि गृह विज्ञान का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है। कुछ भी पूछेगा ना तो आपको सेम टू सेम इसी का आंसर देना है कि कला विज्ञान, या कला और विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का अर्थ होता है सबसे पहले कला और यहाँ पे विज्ञान, दोनों यहाँ पे बात यहाँ पे याद रखना है। और बच्चों एक बात भूल तो नहीं गए हो ना कि भैया मेरा टारगेट है 1000 लाइक का, इस बात को आप लोग मत भूलना। जो भी बच्चे अब तक अनजाने अनजाने भूल चुके हैं वो 1000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा कराएंगे। और इस पूरे महा मैराथन वीडियो के माध्यम से मैं पूरा, अभी तो एमसीक्यू चल रहा है ना, सब कुछ बताऊंगा, लघु उत्तरी भी बताऊंगा, और बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। अब की बार पूरा बताऊंगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, मतलब जो भी इंसान सरकारी नौकरी में काम करता है और नौकरी करने के पश्चात जब वो रिटायर हो जाता है उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है कि पेंशन मिलता है कि बोनस मिलता है कि कोई नहीं मिलता है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा क्या मिलता है? पेंशन उसको दिया जाता है। और वेतन जब तक वो काम करता रहेगा नौकरी में तब तक उसको वेतन दिया जाएगा। और 1-1 साल के बाद उसको क्या दिया जाता है? बोनस भी कभी कभी सालाना मिलता रहता है, या छमाही बोनस भी दिया रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि घर की सफाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर आकर्षक होता है, या गृह व्यवस्था बनी रहती है, या इनमें से सभी, ठीक ना। ये आपको बताना है कि भैया घर की सफाई करने से क्या आपको लाभ होगा। तो भैया स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, घर आपको अच्छा दिखाई देगा, आकर्षक रहेगा, और गृह व्यवस्था भी बनी रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सजावट का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। पर्दे लगाना, ठीक ना, चित्रों से घर सजाना, फूलों से घर सजाना, या घर सुव्यवस्थित करना, ठीक ना। तो सजावट का अर्थ क्या होता है? घर को सुव्यवस्थित रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि H2O रासायनिक सूत्र किसका है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु का है कि जल का है कि हवा का है कि भाई पानी और हवा दोनों का है? तो H2O किसका रासायनिक सूत्र है? यह है जल का, वाटर का है, पानी का। ये केमिकल फार्मूला होता है H2O। इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? आपको बताना है। विब्रियो कैलोरी, ठीक ना, या साल्मोनेला टाइफी, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है कि क्लास्ट्राइडियम टेटिनी, या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक ना। तो बच्चों हैजा जो होता है ना, ये किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? इसका राइट आंसर होगा विब्रियो कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रदूषण को कहेंगे कि वातावरण को कहेंगे, या पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंटल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी होता है, ये आपको बताना है। घर की सुचारू सफाई करने के लिए, केवल दिखाने के लिए, या केवल सरकारी निर्देशों के पालन करने के लिए, या औपचारिकता निभाने के लिए? तो बच्चों हम कचरा प्रबंधन क्यों करते हैं? घर की सुचारू सफाई करने के लिए, घर का सही तरीके से सफाई करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा कि किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक होता है? ये बच्चों आपको बताना है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो किसी भी शुभ अवसर पर जो भी चेक दिया जाएगा, जो भी उपहार दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रेवलर चेक बोलेंगे, कि क्रॉस चेक बोलेंगे, कि उपहार चेक बोलेंगे, कि ऑर्डर चेक बोलेंगे? तो किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक को हम उपहार चेक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि घर की सजावट करने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट का,
बालू का, सीमेंट का या फूलदान का? तो घर की सजावट करने के लिए हम फूलदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भूस्खलन का मतलब होता है बच्चों कि जमीन का खिसकना या जमीन का कटाव या बहाव, ठीक ना। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वन उन्मूलन या ये सभी। तो बच्चों भूस्खलन का मुख्य कारण जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण या वन उन्मूलन या ये सभी। तो ये सभी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीनों प्रकार के यहाँ पे रीजन हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एटीएस का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? ये आपको बताना है। टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदी। तो बच्चों जब भी हम एटीएस की बात करेंगे तो एटीएस का इंजेक्शन कब लगता है? जब टिटनेस से बचाव के लिए, किसे? टिटनेस से बचाव करने के लिए हम एटीएस का टीका लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अधिक भोजन शरीर के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है कि हानिकारक होता है कि शक्तिवर्धक होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है कि इनमें से सभी होता है? तो बच्चों अधिक भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? खुजली, पेचिस, रतौंधी या रिकेट्स? तो बच्चों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की, वसा की या विटामिन डी की या खनिज लवण की? तो बच्चों सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? यात्री चेक, उपहार चेक या रेखांकित चेक या वाहक चेक? तो बच्चों ये बताना है कि किस चेक की राशि को या पैसे को जो भी प्राप्त करने वाला होगा, जो रिसीवर होगा, वो केवल अपने खाते में ही जमा करा कर उसे प्राप्त कर लेगा, उसको हम बोलेंगे उस चेक का नाम है रेखांकित चेक, क्योंकि भैया इस चेक के माध्यम से डायरेक्ट आपको अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है? गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या होता है ये आपको बताना है। उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति या ये सभी? तो गृह सज्जा का आवश्यक तत्व तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि उपयोगिता भी होगा, सुंदरता भी बढ़ जाएगी और अभिव्यक्ति भी आ जाएगी, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व है, किसको माना जाता है ये आपको बताना है। जब भी पूछेगा ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व तो हो जाएगा चूना, चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट या ये सभी। तो बच्चों जब भी हम बात करेंगे निसंक्रामक तत्व की तो चूना, चूर्ण भी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट भी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वस्त्रों की धुलाई करने के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल या गर्म जल? तो वस्त्रों को धोने के लिए हम हमेशा मृदु जल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है ये आपको बताना है। 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी? 1 ग्राम वसा में कुल मिलाकर के 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि लू लगने पर रोगी को क्या पीने को दिया जाता है? बार्ली वाटर, आम का पानी, शिकंजी या चाय? तो बच्चों लू लगने पर हम क्या करते हैं, व्यक्ति को आम का पानी पिलाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, नरम व तरल या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जब भी कोई भी व्यक्ति अतिसार रोग से पीड़ित होगा ना तो उसको हम क्या देंगे, नरम और तरल प्रकार के आहार देंगे, इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि यहाँ पे समझिएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, भाई बताओ कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, बीमा निगम की,
डाक खाने की या इनमें से किसी की नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र ये बच्चों यहाँ पे डाक खाने की सुविधा है, योजना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, माने शरीर के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। बढ़ जाता है कि घट जाता है कि नियमित रहता है कि अप्रभावित रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जल को पीने से या जल का सेवन करने से जो भी हमारा शरीर का टेम्परेचर रहेगा वो नियमित रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है। तो ओजोन परत के विघटन के लिए मुख्य रूप से CFC उत्तरदायी होता है, CFC। इस बात को ध्यान में रखना भाई, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऊनी वस्त्र धोने के बाद सुखाने चाहिए, रस्सी पर, हैंगर में, समतल स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र को धोने के बाद हमें हमेशा समतल स्थान पर उसे सुखाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है, क्या नष्ट हो जाता है ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन या विटामिन सी। तो खाने का सोडा मिलाकर के पकाने से विटामिन सी बिल्कुल यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, हरी सब्जियां, खट्टे फल, दूध या दाल। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो बच्चों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है कि भैया दूध खट्टा बिल्कुल भी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। भैया अभी तो और बाकी है, कितना सर कराओगे, आप तो परेशान हो गए कि बहुविकल्पी कितना कराओगे। तो बाबू मैं पूरा किताब कराऊंगा, आज मैं प्रण लेकर के आया हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि महा मैराथन क्लास जो मैं लेकर के आ चुका हूं ना, 70 में 65 दिलाने का मैं वादा कर लिया हूं। भैया टॉपर बनना है, 95% कैसे आएगा, तो पूरा जब MCQ देखेंगे, पूरा किताब हल करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पे टॉप करने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम यहाँ पे किस प्रकार का क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल के सेवन से हैजा नामक रोग हो जाता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को, 12 जून को, 5 जून को या 18 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार भाई पेपर में आ चुका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 19 मार्च को, 18 नवंबर को या 19 जून को। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार पेपर में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, चेचक, क्षय रोग, टाइफाइड या मलेरिया। तो मच्छरों से आप सभी का मलेरिया नामक यहाँ पर रोग फैलता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक ना। फ्रेंच चाक से, पेंसिल से, मिल्टन चाक से या पेन से। तो कपड़ा काटने से पहले हमें कपड़े पर निशान लगाने के लिए मिल्टन चाक का इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं, रेशमी पर, ऊनी पर, रंगीन पर या सफेद सूती पर। तो नील का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सफेद और सूती प्रकार के वस्त्रों पर करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि रसोई घर के सबसे निकट क्या होना चाहिए, ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष या बच्चों का कमरा।
तो रसोई घर के जस्ट बगल में यहाँ पे भोजन कक्ष होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि बचत की आवश्यकता है मनोरंजन करने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के पूर्ति करने के लिए, या ये सभी। तो हम बचत किस लिए करते हैं? इन सभी कामों को पूर्ति करने के लिए हम सेविंग करते हैं। ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि फूलदान में फूल न सूखने के लिए पानी डालना चाहिए। नमक, पानी के साथ क्या डालना चाहिए? नमक, तांबा, सोडा या साबुन। तो हम क्या डालते हैं? पानी के साथ में नमक भी डाल देना चाहिए ताकि फूल ना सूखे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? संक्रामक रोग कैसे फैलता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, या ये सभी के द्वारा। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? पीट कर, रगड़ कर, पटक कर, या इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी वस्त्रों को हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? ना पीट कर धोएंगे, ना रगड़ कर धोएंगे, ना पटक कर धोएंगे, आराम से धोएंगे। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? गुड़ है कि नमक है कि नींबू है कि हल्दी है? तो सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बाबू? तो नमक है, क्योंकि नमक जो बनता है ना NaCl से बनाया जाता है, NaCl से बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भोजन पकाने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब हम भोजन क्यों पकाते हैं ये आपको बताना है। क्यों पकाते हैं बताओ? भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त कराने के लिए, या भोजन को विविधता प्रदान करने के लिए, या ये सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि भैया ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, या खनिज लवण। तो बच्चों ग्लूकोज के सेवन से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि डीपीटी का टीका किन रोगों के सुरक्षा के लिए किया जाता है या लगाया जाता है? ठीक है, बताना है। तो बच्चों डीपीटी का जब भी टीका लगाया जाएगा तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के रोगों से बचाव करने के लिए हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है? गोद में रखकर काटेंगे कि हाथ में रखकर लेकर काटेंगे, या मेज या पटरे पर रखकर काटेंगे, या कहीं भी रख करके काट सकते हैं? तो बच्चों कपड़ा काटने का जो उचित स्थान माना जाता है ना वो मेज या पटरे पर रख करके काट सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि वस्त्रों को धोने का लाभ क्या होता है? वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, या ये सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी हो जाएगा, क्योंकि भैया इसके माध्यम से इतने प्रकार की सुविधा मिल जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए? शौचालय, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, या भोजन कक्ष। तो रसोई घर के जस्ट बगल में शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? बिस्किट, चावल, ताजा मौसमी फल व हरी सब्जियां, या चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ताजे मौसमी फल और हरी सब्जियों के सेवन से आप स्वस्थ रह सकते हो, कोई रोग नहीं होगा। ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या होता है ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, या खनिज लवण। तो बच्चों ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख साधन होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस बात को ध्यान में रखना है बच्चा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती है? लौह तत्व के कारण, सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या कैल्शियम के कारण। तो बच्चों सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम या लौह तत्व क्या होगा? तो इसमें बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम के वजह से हड्डियां मजबूत होती है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद बच्चों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपची नहीं बांधी जाती है? कलाई,
घुटना, कोहली या खोपड़ी। तो बच्चों खोपड़ी के टूटने से, खोपड़ी में अस्थि भंग होने की वजह से इसमें कपची नहीं बांधा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाबू इस बात को ध्यान में आप लोग रख लेना। अब चलो बच्चों आइए बात करते हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी समझेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर में बच्चों पूछा जाता है। इस बात को आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलो अब चलो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझते हैं कि पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है, स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन को स्पष्ट करना है क्योंकि भैया जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं इससे व्यय को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को व्याख्या करना है, स्पष्ट करना है। कैसे लिखेंगे पेपर में कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि पारिवारिक बजट द्वारा गृहिणी के व्यय का नियंत्रण घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है। माने घर का जो भी रख रखाव होता है, कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है वो ऐसा माना जाता है कि औरतों के पास में ही होता है, औरतों के हाथ में ही होता है कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना सेविंग करना है, ठीक ना। इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है, आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होता है। आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो भी हमारी जरूरतें होती है वो अनलिमिटेड है और हमारा जो इनकम है वो सीमित है। इनकम क्या है, सीमित है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष सूझ समझकर या बूझकर व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक आय को आय की सीमाओं में रखने के लिए आवश्यक होता है कि संपूर्ण अनुमानित व्यय को लिख लिया जाए और उसका लेखा जोखा पारिवारिक आय के अनुरूप तैयार किया जाए। माने कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम है, उसी के हिसाब से खर्चा किया जाए। इस प्रक्रिया को ही पारिवारिक बजट बनाना कहते हैं। पारिवारिक बजट बनाते समय आय को ध्यान में रखकर कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करके बनाए गए बजट का पालन करके व्यय को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुल मिलाकर के 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे भाई, इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं बाबू। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है, आप किस प्रकार के बजट को उत्तम मानती हो और क्यों मानती हो, ठीक ना। तो आइए बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं कि पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिवारिक बजट मुख्य प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्रकार का मैंने यहाँ पे बताया हूँ, आय, व्यय तथा बचत। यही पारिवारिक बजट का प्रकार होता है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे इन तीनों तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए निम्नलिखित 3 प्रकार के पारिवारिक बजटों का निर्धारण किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो संतुलित बजट। अच्छा, संतुलित बजट में क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है। इसमें न ही बचत दिखाई जाती है और न ही घाटा दिखाया जाता है, ना बचत दिखाया जाएगा और ना ही घाटा दिखाया जाता है। संतुलित बजट में ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम या सर्वोत्तम बजट नहीं माना जा सकता है। यह एक प्रकार का काम चलाऊ बजट माना जाता है। भाई ये क्या है, काम चलाऊ बजट माना जाता है। और किसको मानेंगे, तो संतुलित बजट को मानेंगे। अगला हमारा जो बजट है वो है बचत का बजट, माने सेविंग का। इसमें आपको बचाना है। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय कम होता है। इसमें से, ठीक ना, बचत की कुछ धनराशि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बची रहती है। इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होती है। आगे लिखेंगे एक उपयुक्त विवरण के द्वारा, ठीक ना, पारिवारिक बजट के तीनों प्रकारों के, ठीक ना, गुणों दोषों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बचत का बजट सर्वोत्तम पारिवारिक बजट होता है, ठीक ना। बचत का जो बजट होगा ना बाबू, बचत का जो बजट होगा, ठीक ना, सर्वोत्तम प्रकार के पारिवारिक बजट होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन बाबू पूछा गया, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि घर के बजट की मुख्य मदों की सूची बनाइए। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं।
इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। माने जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जितना से जितना हो सके उसको हम आवश्यकताओं को जरूरती को पूरा करेंगे। अतः पारिवारिक बजट का निर्माण करते समय विभिन्न मदों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। इस स्थिति में पारिवारिक बजट के मुख्य रूप से निम्न वर्णित मदों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, किस किस के बारे में देंगे? सबसे पहले देंगे आहार और संबंधित सामग्री, वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, ठीक ना, आवासीय, ठीक ना, आवास के बारे में देंगे और बच्चों की शिक्षा के बारे में देंगे, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में देंगे, यातायात एवं वाहन के बारे में देंगे, ठीक ना, अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद देंगे और व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद भी देंगे और व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद भी देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से इतने प्रकार का आपको मद देना है, ठीक ना। इस प्रकार से पूरा सूची बना देना है, एक लिस्ट बना देना है और लिस्ट बनाने के बाद अंत में लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में इन मदों की प्राथमिकता का निर्धारण परिवार एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सभी मद परिवार बजटों को प्रभावित करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा भाई, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। और जितना यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे लोग देख रहे हैं भैया, एक बार लाइक और टारगेट को पूरा करा दो भाई। लाइक का जो हमारा टारगेट है वो 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक कर दो, ठीक ना। और वीडियो कम से कम 5 ऐसे बच्चों में शेयर करना है जो कि फ्यूचर बोर्ड एग्जाम या अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में होम साइंस का पेपर देने वाला है। और एक बार एक प्यारा सा कमेंट करना है, जय हिंद कर दो, या जो आपको मन करे वो आपको एक बढ़िया सा कमेंट कर देना है। लेकिन ये वाला टारगेट जरूर पूरा कराना, 1000 लाइक का टारगेट पक्का पूरा करा देना और 5 बच्चों के पास शेयर जरूर करना। आइए बच्चों बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि घायल के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य होता है? स्थानांतरण की विधिया के बारे में वर्णन करना होगा, बताना होगा। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे घायल का स्थानांतरण, इसमें लिखेंगे कि दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा स्थानों का अभाव होता है, ठीक ना, साधनों का अभाव होता है। इसलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। आगे लिखेंगे एक व्यक्ति के द्वारा घायल का स्थानांतरण किस माध्यम से किया जाएगा, उसको जरा समझते हैं। एक अकेला व्यक्ति घायल की अवस्था के अनुसार, ठीक ना, उसे स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है, यह विधि को अपना सकता है। सबसे पहले यहाँ पे विधि आती है सहारा देकर के ले जाना, ठीक ना। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को सहारा देकर के ले जाएंगे। इसमें लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है या चल सकता है तो उसे व्यक्ति को सहारा देकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक या हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। अगला हम लिखेंगे विधि गोद में ले जाना, ठीक ना। मूर्छित घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर ले जाने के लिए पीठ का बल सीधा लिटा करके हाथ से उसकी दोनों टांगे घुटने के ऊपर नीचे हाथ डाल करके दूसरे हाथ से कमर को पकड़ करके आसानी से ले जा सकता है, गोद में उठा करके आसानी से ले जा सकता है। अगला हमारा विधि है पीठ पर लाद करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है और उसे दूर तक ले जाना है तो उसे पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है। अगला हमारा विधि है कंधे पर लाद कर। इसमें लिखेंगे कि मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। किसी स्थान पर आग लग जाने पर आग बुझाने वाले व्यक्ति आग में घिरे लोगों को इसी विधि से बाहर निकाल सकता है। इस विधि को फायरमैन लिफ्ट भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ गया बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। कई बार भाई पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, क्या समझते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, अस्थिभंजन या इसका अर्थ क्या होता है। तो शरीर के किसी भी अंग की अस्थि के टूट जाने को अस्थिभंजन कहते हैं। यदि कोई अस्थि पूरी तरह से नहीं टूटे परंतु उसमें साधारण सी दरार भी आ जाए, क्रैक हो जाए, तो उसे अस्थिभंजन की ही श्रेणी में रखा जाता है। अगर क्रैक भी आएगा, ठीक ना, मोच भी आएगा, तो भी उसको क्या करेंगे, अस्थिभंजन के श्रेणी में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। अगर हमारा रीजन लिखेंगे क्यों ऐसा होता है, तो अस्थिभंजन के जो होता है कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसान गिर सकता है, टक्कर लग सकता है, दब जाना या गोली लग जाना या अस्थिभंजन, ठीक ना, इस प्रकार से होता है, रीजन होता है। माने अस्थिभंजन अस्थि को टूटने का, हड्डियों को टूटने का रीजन हो जाए। देखो गिरने में क्या लिखेंगे, अचानक गिरने अथवा फलों आदि के छिलके से फिसलने पर
प्राय ये संभावना बन सकती है। टक्कर लगने से किसी भी गाड़ी से, वाहन से, साइकिल से, कार से, बस से टक्कर लगने के, टकराव होने के बाद धक्का लगने की वजह से इंसान का अस्थि भंजन हो सकता है, हड्डियां क्रैक हो सकती है। दब जाना अथवा गोली लगने की वजह से ये समस्या हो सकती है। अब आगे लिखेंगे कि अस्थि भंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसमें लिखेंगे कि साधारण अस्थि भंजन, संयुक्त अस्थि भंजन, जटिल अस्थि भंजन, बहुखंडी अस्थि भंजन, पंचड़ी अस्थि भंजन और कच्ची अस्थि भंजन। इतने प्रकार के अस्थि भंजन होते हैं। इसी सभी प्रकार के अस्थि भंजनों का आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अब चलो आगे बात करते हैं बाबू। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए। अच्छा, कैसे लिखेंगे इसमें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं कि रसोई घर का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। तो भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्वपूर्ण काम होता है, कार्य होता है, ठीक ना। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर पर एक अलग स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थान को ही रसोई घर कहा जाता है, किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन। क्या कहा जाता है बाबू? किचन कहा जाता है। अच्छा, अगला हमारा इसमें लिखेंगे, क्या पूछा गया है, विस्तार से वर्णन करना है। इसमें लिखेंगे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो लिखेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखने वाली योग्य बातें। कैसे लिखेंगे कि रसोई घर की सुव्यवस्था बनाए रखना गृहिणी का परम कर्तव्य माना जाता है। प्रत्येक सुगृहिणी का रसोई घर अत्यधिक सुव्यवस्थित होता है। निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात है, सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखें। रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मुख्य बात यह है कि सभी वस्तुएं सही स्थान पर और निर्धारित स्थान पर रखी जानी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था, मान ईंधन कहाँ पे रखना है, गैस सामग्री कहाँ पे रखना है, उसका एक अलग से चूल्हा, चौकी या जो भी होता है ना, उसका एक फिक्स स्थान होना चाहिए। आगे लिखेंगे कि खाद्य सामग्री को संभाल करके रखना। इसमें लिखेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को संभाल करके रखने का भी विशेष महत्व होता है। सभी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे पूरा पूरा आंसर देना होगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, जरा ध्यान से समझिएगा कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है, ठीक ना। समझाना है साथ में, या ये बताना है कि बजट में बचत का क्या मतलब होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो एक आदर्श बजट में बचत का प्रावधान सदैव ही रखा जाता है। परिवार के भविष्य की सुरक्षा एवं आकस्मिक कार्यों के लिए बचत की एकमात्र ही ऐसा विकल्प माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आकस्मिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक धन बचत की ही मदद से ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार परिवार में विवाह आदि पर होने वाले व्यय, भवन निर्माण एवं वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बचत के माध्यम से अर्जित किया गया धन उपयोग में आता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। इसलिए इसके बारे में पूरा पूरा महत्व लिखना है, इस प्रकार से आपको आंसर करना है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में क्या अंतर होता है, समझाइए। कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। उच्च एवं निम्न वर्गों के पारिवारिक बजटों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह अंतर इस प्रकार है, लिखेंगे कि भोजन व प्रतिशत व्यय ऊर्जा उच्च वर्ग के परिवार का भोजन पर प्रति व्यक्ति निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यक्ति से अपेक्षाकृत कम होता है। माने ये बोला जा रहा है कि जो भी भोजन पे खर्च हो रहा है, तो जो लोग अधिक अगर कमा रहे हैं ना, वो जो लोग अधिक कमा रहे हैं वो अधिक खर्चा करेंगे, जो लोग कम कमा रहे हैं वो कम खर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर प्रतिशत व्यय उच्च वर्ग के परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की, ठीक ना, मनोरंजन की मदों पर प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत आय से अपेक्षाकृत अधिक ही होता है। मतलब जो लोग ज्यादा कमाएंगे भाई वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से उसी बात को लिखा गया है। आगे लिखेंगे कि बचत की राशि, इसमें हेडिंग लगाना है बचत की राशि, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि उच्च वर्ग को परिवार निम्न वर्ग के परिवार की अपेक्षाकृत बचत करने की अधिक क्षमता रहती है। माने जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा कमाएंगे तो भाई ज्यादा बचत करेंगे, जो लोग कम कमा रहे हैं उसकी अपेक्षा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि उच्च वर्ग का परिवार अपेक्षाकृत अधिक बचत कर सकता है। उपयुक्त अंतर के अतिरिक्त उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के बजटों का प्रायः
वस्त्रों, आवास, ईंधन एवं प्रकाश पर प्रतिशत व्यय में भी अंतर हो सकता है। इस प्रकार सबको क्या करना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है, समझना है, ठीक ना। आइए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको जरा समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए और किसी एक रोग के लक्षण व बचने के उपाय लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में बताना है, और साथ में दोस्तों ये बताना है कोई एक रोग लो, उसका लक्षण, कारण बताओ और बचने के उपाय बताओ। तो अशुद्ध जल के द्वारा फैलने वाले रोग सामान्य रोग कौन कौन से, जैसे हैजा हो गया, मोतीजरा हो गया, पेचिस हो गया, दस्त हो गया, खुजली हो गया, अतिसार हो गया, इस प्रकार से तमाम प्रकार के रोग हैं। मैंने यहाँ पे हैजा को लिया है, इसको कलरा बोलते हैं, इसके बारे में बताना है। कलरा क्या होता है, यह रोग विब्रियो कैलोरी के माध्यम से होता है, इस जीवाणु के द्वारा होता है। दूषित जल के सेवन से ये जो रोग हो जाता है। कारण क्या होता है कि शुद्ध पेय जल की समुचित व्यवस्था न होने पर नदियों, तालाबों अथवा ठहरा हुआ जल पीने से यह रोग उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, लक्षण क्या होगा भाई, कैसे पता लगेगा कि भाई ये रोग हो चुका है? तो चावल के मार जैसे दस्त होना, उल्टी होना, मूत्र विसर्जन में कमी होना, अत्यधिक तथा बार बार वमन होना या उल्टी होना। अच्छा, इसका उपाय क्या करेंगे भाई? तो हम उपाय ये करेंगे कि मेलों या भीड़ क्षेत्रों में जाने वाले तथा रोगी के आसपास रहने वाले व्यक्ति को हैजा का टीका लगवाना चाहिए और दूध व जल का उबाल करके पीना चाहिए। दूध को और जल को उबाल करके पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है बाबू कि वस्त्रों की धुलाई की सामान्यतः सिद्धांत बताना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये भी लॉन्ग आंसर में पूछा गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। तो वस्त्रों की धुलाई का कार्य दैनिक, पारिवारिक और जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कार्य इतना माने लिखेंगे, अतः इस कार्य को व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष को भी जानना आवश्यक होता है। वस्त्रों की धुलाई करने के लिए सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत 2 तत्वों की जानकारी आवश्यक होती है। प्रथम यह है कि वस्त्र कैसे गंदे और मैले होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना है। और दूसरा यह है कि इन्हें साफ कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या होगा। वस्त्रों की गंदगी के लिए 2 कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रथम धूल या उड़ने वाली गंदगी। इस प्रकार की गंदगी को वस्त्रों से अलग करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने पड़ते हैं, उसे ही व्यवस्थित धुलाई कहा जाता है, ठीक ना। आगे लिखेंगे बच्चों कि वस्त्रों को जल तथा शोधक पदार्थ या साबुन आदि के माध्यम से धुल करके हम साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड के पेपर में इतना सटीक तरीके से आंसर देना होगा। अब चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की संरचना या रचना एवं कार्य चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, फेफड़ों का फिगर बनाना है, आर्ट बनाना है, कला करना है, रचना करना है, ठीक ना। उसके बाद फेफड़ा कौन सा काम करता है उसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फेफड़ों की रचना। इसमें क्या लिखेंगे कि फेफड़े से संबंधित कौन कौन से वो पार्ट है जो काम करते हैं, ठीक ना, उसके बारे में समझते हैं। कि श्वसन अंग के मुख्यतः, ठीक ना, श्वसन अंग के मुख्यतः अंग फेफड़े कहलाते हैं। माने जो भी मुख्यतः या मुख्य रूप से जो भी अंग होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फेफड़ा बोलेंगे। माने सांस लेने का जो भी मेन पार्ट होता है वो फेफड़ा का होता है, जो कि वक्ष गुहा में दाएं एवं बाएं स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में बाएं और दाएं दोनों सिरे पे स्थित होता है। इनकी संरचना अत्यंत कोमल, लचीली तथा गहरे भूरे रंग की होती है। इनकी संरचना मतलब फेफड़े की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है, लचीली होती है, साथ में गहरे भूरे रंग की होती है। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। इस आवरण को फुफ्फुसीय आवरण अथवा प्लूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरी कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा बड़ा होता है और बाएं फेफड़े में एक अधूरी खांच होती है तथा यह 2 पिंडों में बना होता है, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि दोनों फेफड़ों से निकलने वाली सभी श्वसनिकाएं, ठीक ना, मिलकर श्वास नली बनाती है। इस प्रकार हर बार सांस लेने से इन छोटे छोटे वायु कोशों में नई वायु आती है और पुरानी वायु बाहर निकल जाती है। आगे लिखेंगे कि फेफड़ा कौन सा काम करता है, इसको भी जरा समझ लेते हैं कि फेफड़े का मुख्य काम होता है अशुद्ध रक्त का शोधन करना या शरीर से बाहर निकालना। श्वसन क्रिया में फेफड़े उनमें प्रवेश करने वाली वायु से ऑक्सीजन सोखती है तथा इसमें रक्त के प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं जो WBC होती है ना, ठीक ना, या RBC होती है,
उसको क्या करता है होती है, और रुधिर का लाल रक्त होमोग्लोबिन नामक विशिष्ट पदार्थ को उपस्थिति के कारण होती है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको यहाँ पे राइट आंसर लिखना होगा। अब चलिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा कि गर्म सेक से आप क्या समझते हैं, क्या लाभ होता है, और गर्म सेक की कौन कौन सी विधियां मानी जाती है, उसके बारे में आप सभी को चर्चा करना होगा, लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं भैया कि गर्म सेक क्या होता है और उसकी कौन कौन सी विधियां मानी जाती है। तो गर्म पानी की बोतल द्वारा सेक अथवा शुष्क गर्म सेक, ठीक ना, वात रोग, पेट, गले, दांत, ठीक ना, आदि के दर्द अथवा क्षय रोग में लाभप्रद रहती है। गर्म सेक की प्रचलित विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले गर्म पानी की सेक, शुष्क सेक, ठीक ना, और यहाँ पे देखो कई प्रकार की विधियां मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जरा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले लिखेंगे कि गर्म पानी की सेक। इसमें क्या लिखेंगे कि इस विधि में मलमल के कपड़े को तौलियों में लपेट कर, ठीक ना, चिलमची के ऊपर, ठीक ना, रख देते हैं और तौलिए पर गर्म पानी डालते हैं। अब तौलिए के दोनों सिरों पर को पकड़ करके निचोड़ते हैं। अब मलमल के कपड़े को निकाल करके किसी भी अंग की, ठीक ना, सिकाई कर देते हैं। इस प्रकार से आप सभी को गर्म पानी का सेक देना होता है। ठीक ना, आगे लिखेंगे शुष्क सेक कैसे दिया जाता है। तो शुष्क सेक दो कंडीशन में दिया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि गर्म पानी की बोतल के माध्यम से। इसमें लिखेंगे कि बोतल में पानी को भर करके उसकी हवा निकालकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। पानी अधिक गर्म होने पर बोतल के चारों ओर तौलिया लपेट करके सिकाई कर दिया जाता है। आगे लिखेंगे रेत की थैली के द्वारा। इसमें क्या होगा कि रेत की ट्रे में रख करके, ठीक है, रेत को क्या करेंगे, ट्रे में रख करके गर्म किया जाएगा। अब थैली में भर करके किसी भी अंग की सिकाई किया जा सकता है। आगे लिखेंगे सामान्य शुष्क विधि, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे कि इस विधि के माध्यम से रुइयों, ठीक ना, तथा, ठीक ना, रुइयों तथा कपड़े आदि को किसी भी तवे पर रख करके गर्म किया जाता है और रोगी को पीड़ित अंगों के माध्यम से यहाँ पे सिकाई कर दिया जाता है। ठीक ना, तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू किस प्रकार से सॉल्व करना है मैंने इस मैराथन पूरे वीडियो के माध्यम से बता दिया, समझा दिया। तो जिन बच्चों को आज का हमारा ये मैराथन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो एक बार, ठीक ना, एक बार जय हिंद का नाम लेकर के, ठीक ना, जय हिंद का नारा लगा करके एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिन बच्चों को कंटेंट मेरा समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, तो कम से कम 5 बच्चों के पास शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर नए होंगे उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और बच्चों एक बात मत भूलना, जो कि मैं आप सभी से हर बार बोलते आ रहा हूं कि भैया जो हमारा लाइक का टारगेट है वो 1K का है। क्या है, 1K का है, 1000 लाइक का टारगेट है, इसको जरूर पूरा करवा देना। ठीक ना, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।